तो हाय फ्रेंड्स, देखिए जेपीएससी जेट एग्ज़ाम के बारे में इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। ठीक है, देखिए, और सब्जेक्ट कोड भी बताया जाएगा, किस सब्जेक्ट का क्या कोड है और कौन सा आपको फॉलो करना है, एनेक्चर 1 या एनेक्चर 2, मतलब अपेंडिक्स 1 या अपेंडिक्स 2। ठीक है, और इतना डिटेल में, जितना डिटेल में कि शायद आपको कोई अभी तक बताया नहीं होगा। ठीक है, देखिए जेट का जो एडवर्टाइजमेंट आया है, नोटिफिकेशन ऑफिशियली जो जेपीएससी के द्वारा जारी किया गया है, इसमें टोटल 17 पॉइंट है। अगर आप ये 17 पॉइंट समझ लेते हैं तो फिर आपके माइंड में पूरा का पूरा नोटिफिकेशन रहेगा, किसी से कोई भी चीज़ पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, कोई भी हो, इवन जो बनाए हैं इस फॉर्मेट को, ठीक है, उसके उतना नॉलेज हो जाएगा आपको। तो चलिए देखते हैं, ये 17 पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये जेपीएससी का एडवर्टाइजमेंट है। मैंने भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, बट वो शॉर्ट था जिसमें मैंने संपूर्ण विस्तार नहीं बताया था। इस वीडियो में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, और यह फॉर्म जो है आपका 16 सितंबर से भरा जाएगा और 6 अक्टूबर तक भराएगा। 16 सितंबर 2025 से 6 अक्टूबर 2025 तक फॉर्म भरा जाएगा। ठीक, और फिर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। तो ये सब आप सुने होंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं सब्जेक्ट के बारे में। ठीक, एग्ज़ाम सिटीज़, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, सब कुछ जानेंगे। और सबसे मेन चीज़ है यहाँ पे ये सब्जेक्ट कोड। ठीक है, पीजी अगर आप कर रहे हैं, मतलब अपियरिंग में है या फिर आपका फाइनल हो चुका है, वो यहाँ पे देख सकते हैं। कोई भी एज बाउंडेशन नहीं है, लास्ट एज कुछ भी नहीं है, मतलब अनलिमिटेड एज है। आप लाइफ टाइम दे सकते हैं, जीवन भर, आजीवन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लास्ट में आपको एनेक्चर मिलता है। ठीक है, पेज नंबर ये कितना है, पेज नंबर आपका 19, 20 और पेज नंबर 21। ठीक है, पेज नंबर 21 में आपको जो है एनेक्चर मिलता है, अपेंडिक्स 1। ठीक है, इसमें दिया गया है आपका लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड देयर कोड्स। ये जो सब्जेक्ट्स एंड कोड्स दिए गए हैं, ये यूजीसी के द्वारा जो दिए जाते हैं उनके लिस्ट हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये चीज़ फॉलो नहीं करना है, आपको जेपीएससी के लिए ये एनेक्चर 2 फॉलो करना है, अपेंडिक्स 2 फॉलो करना है। ठीक है, और इसको हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट है और इधर आपका कोड्स दिया गया है। ये आपका अगर इस लिस्ट में नाम होगा आपके सब्जेक्ट का तो आप एलिजिबल हैं। देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल एंड देयर कोड्स। सब्जेक्ट एट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल यहाँ पे दिया गया है। चलिए हम लोग बात करते हैं। तो इधर अपना अपना कोड्स चेक कर लीजिएगा। एंथ्रोपोलॉजी, ठीक, अरेबिक, बंगाली, फिर आपका चाइनीज, देन आता है यहाँ पे कॉमर्स, फिर आता है यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक्स, रूरल इकोनॉमिक्स, देन है आपका एजुकेशन, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, देन है आपका फ्रेंच, फिर आता है आपका ज्योग्राफी, देन नेक्स्ट है जर्मनी, ठीक है, जर्मन लैंग्वेज, हिंदी, हिस्ट्री जिसमें सबसे ज़्यादा भीड़ होता है हिंदी और हिस्ट्री में, होम साइंस, फिर आता है आपका जापानीज, देन आता है आपका लेबर एंड सोशल वेलफेयर। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर सोशल वर्क। 20 नंबर पे आ जाता है लॉ, जो लोग एलएलबी वगैरह करते हैं उनके लिए लॉ है। नेक्स्ट अगला आता है आपका मैथिली। ठीक, नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट। इसमें आपका इंक्लूड किया गया किस में, तो देखिए यहाँ पे इंक्लूडिंग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मतलब एमबीए वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड पर्सनल मैनेजमेंट। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जितना भी करते हैं वो सब इसमें आ जाएंगे मैनेजमेंट वाले में। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे म्यूजियोलॉजी एंड कंजर्वेशन। नेक्स्ट है आपका म्यूजिक, नेक्स्ट है उड़िया लैंग्वेज। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका परफॉर्मिंग आर्ट, डांस, क्राफ्ट, ठीक है, थिएटर। नेक्स्ट है आपका पर्सियन। अगला है आपका फिलॉसफी, फिर है आपका यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे साइकोलॉजी। ठीक, नेक्स्ट है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो पबेड का कितना कोड है, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरा है। ठीक है, चलिए 813। नेक्स्ट आ जाता है आपका यहाँ पे संस्कृत, फिर आता है संथाली। नेक्स्ट है आपका सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र। स्पेनिश लैंग्वेज है, फिर आपका ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज, TRL लैंग्वेज। ठीक है, तो TRL में किसको किसको रखा गया है, देखिए TRL में जनरली जितने भी झारखंड के क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा हैं, जिसमें हो है, कुरमाली है, खड़िया है, कुरुख है, मुंडारी है, खोरठा है, नागपुरी है, पंच परगनिया है। ठीक है, ये आपके TRL कहलाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फिर अगला आ जाता है ये, अच्छा TRL में
सब्जेक्ट कोड 860, ठीक है। तो 860(1), 860(2), 860(3), 4, 5, 6, 7, 8, 8 को TRL का सब्जेक्ट है। 8 TRL सब्जेक्ट 860 A B C करके मतलब 1 2 3 4 करके 8 तक ले जाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट उर्दू का यहाँ से फिर अलग से शुरू हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उर्दू, ठीक, उसके बाद आता है योगा, नेक्स्ट है केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, एस्थेटिक्स, फिर आता है आपका फिजिक्स। आई थिंक सभी सब्जेक्ट हो गया होगा, कोई सब्जेक्ट यहाँ पे तो बाकी नहीं है। यहाँ पे टोटल 43 सब्जेक्ट्स हैं एंड यहाँ पे टोटल आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट 54 हैं, ठीक है, जो सब इंक्लूड कर लिया गया है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपका सब्जेक्ट नहीं आता है तो कमेंट में कीजिएगा। एक सब्जेक्ट हमको यहाँ पे नहीं मिल रहा है फिजिकल एजुकेशन का, ठीक है। तो यही सब तो जानना है कि किस में आपको आवाज़ उठाना चाहिए और कब तक आप आवाज़ उठा सकते हैं, जब भी एडवर्टाइजमेंट आए उसके, ठीक है। चलिए, जैसे कि यहाँ पे फिजिकल साइंस दिया गया है, अच्छा वो फिजिकल साइंस फिजिक्स का है, योगा है ना, फिर उसके स्थान पे सब है, ठीक है। योगा में फिजिकल एजुकेशन वाले आ जाएंगे। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। लास्ट से हम लोग पढ़ते चलेंगे। पॉइंट नंबर 17 क्या बोलता है? 17 यहाँ पे देखिए बोला गया है, कोई भी अगर आपको आवाज़ उठाते हैं इस इस नोटिफिकेशन के लिए कि यहाँ पे आपका इस नोटिफिकेशन में ये चीज़ गलत है, अगर आप उठाते हैं बाई चांस, तो आपको झारखंड हाईकोर्ट रांची के दरवाज़ा खटखटाना होगा, ठीक है। साथ में यहाँ पे बोल दिया गया है जेट वीडिंग आउट रूल्स के बारे में। तो द रिकॉर्ड ऑफ जेट एग्जामिनेशन विल बी प्रिजर्व्ड अप टू 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो जो भी आपको करना है, जब रिजल्ट आएगा उसके 90 दिनों के अंदर ही भी आप कुछ एक्शन ले सकते हैं, ठीक है, उसके बाद नहीं। अब आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 15। तो यहाँ पे क्वेरीज के बारे में बताया गया है। पॉइंट नंबर 14 जिसमें क्या बताया गया है, आपका कॉमन सर्विस सेंटर एंड CSC सेंटर, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने हाईलाइटेड कर दिया पॉइंट वाइज। 13 नंबर में आपका रीवैल्यूएशन अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है, रीचेकिंग ऑफ रिजल्ट, तो यहाँ पे बोल दिया गया है कि देयर शैल बी नो रीइवैल्यूएशन, रीचेकिंग नहीं किया जाएगा ऑफ रिजल्ट, ठीक है। तो इस बात को, यही सब बात मैं पूरा डिटेल में बता दूंगा। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत बड़ा पॉइंट है, ये पॉइंट नंबर 12 कहाँ गया? पॉइंट नंबर 12, अच्छा 13 है पॉइंट, उसके बाद 12 नंबर पॉइंट कहाँ पे है? 12 नंबर तो है ही नहीं, एक मिनट, ये 10 नंबर पॉइंट हो गया, ठीक है, ठीक, 10 नंबर पॉइंट। पॉइंट नंबर 11, ओके, यहाँ पे, ठीक, प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, जो कि अभी हम लोग जानेंगे 6% रिजल्ट कितने व्यक्तियों को सिलेक्शन दिया जाएगा। और पॉइंट नंबर 12 तो है ही नहीं चलिए, ये वो गलती मैंने खोज दिया ना तो पॉइंट नंबर 12 नहीं है यहाँ पे। चलिए जो भी है, पॉइंट नंबर 12 कहाँ गया? वो चला गया है JPSC कार्यालय। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 12 नहीं है। चलिए उस सबको हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 11 क्या बोल रहा है कि आपका प्रोसेस क्या रहेगा रिजल्ट डिक्लेरेशन करने का, कितने व्यक्तियों को यहाँ पे सिलेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में बोला गया है द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी क्वालिफाइड, टोटल स्लॉट फॉर एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन PhD शैल बी इक्वल टू 6%, ठीक है, ऑफ द कैंडिडेट अपीयर्ड इन जेट। तो देखिए मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अपियर होते हैं उसका 6%। सपोज दैट फर्स्ट स्लॉट में आपका 10,000 स्टूडेंट होते हैं अपियर, सेकेंड स्लॉट में फिर 10,000 स्टूडेंट अपलोड होते हैं, और थर्ड स्लॉट में भी आपका मान के चलते हैं 10,000 स्टूडेंट अपलोड बैठते हैं एग्जाम में, ठीक है, अगर 3 शिफ्ट चलता है तो, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाता है? 30,000। अब 30,000 किसी एक सब्जेक्ट में आपको ध्यान देना है, मान के चलते हैं हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो हिस्ट्री में 30,000 स्टूडेंट ने बैठा 3 स्लॉट में, अब इसका 6% कितना होगा, ठीक है। तो 30,000 का 1% 300 हो जाएगा, यही ना होगा, ठीक, 1% हमारा 300, तो 6 या 1800, यानी कि 1800 स्टूडेंट को जो है यहाँ पे क्वालिफाइड किया जाएगा। तो क्या क्वालिफाइड कौन सा कैटेगरी से, केवल जनरल से या OBC से या कैटेगरी वाइज? तो यह जो है आपका कैटेगरी वाइज किया जाएगा, ऑल ओवर में नहीं, ठीक है। 6% तो यहाँ पे बोल दिया, लेकिन यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 3 में बोला गया है, ये पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है? द टोटल स्लॉट शैल बी अलॉटेड
टू डिफरेंट कैटेगरीज, ये चीज़ बोल दिया गया है, एज पर द रिजर्वेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि केवल जनरल कोटा से या ऑल ओवर में, हर एक कैटेगरी वाइज 6% उठाया जाएगा, सब कैटेगरी मिला के 6%, समझे। अब 6% जो क्वालिफाइड होंगे वो कौन होंगे, वो वही कैंडिडेट होंगे जो कि क्या करेंगे, टॉप स्कोर करेंगे। लेकिन एटलीस्ट मिनिमम उनको जो है जनरल कैटेगरी वालों को बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में एटलीस्ट 40% मार्क्स सिक्योर्ड करना होगा। ठीक है, जनरल कैटेगरी वालों को। वहीं ST SC एंड OBC कैटेगरी एंड PWD कैटेगरी को 35% मिनिमम मार्क्स स्कोर करना होगा। ठीक है, बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2, तब जाके उनको, और फिर टॉप रैंक वालों को देखा जाएगा। ऐसा क्वालिफाई कर दिए तो नहीं होगा, जो टॉप रैंकर्स रहेंगे 6% केवल उन्हीं को यहाँ पे जेट डिक्लेयर्ड किया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे इनका सिलेक्शन कैसे, प्रोसेस क्या रहेगा, तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन कर दिया गया है। वो कैलकुलेशन थोड़ा सा अगर आप समझ लेंगे तो रिजल्ट के बारे में आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड फॉर जेट। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है सपोज दैट एक इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है और SC कैटेगरी का कोई स्टूडेंट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोला गया है नंबर ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC कैटेगरी हुज सिक्योर्ड, उसने कुछ मार्क्स स्कोर किया है, कितना, एटलीस्ट 35%। ठीक है, एंड मार्क्स इन बोथ द पेपर टेकन टुगेदर फॉर SC कैटेगरी इकोनॉमिक्स। ठीक है, उसको क्या किया जाएगा, इनटू किया जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स। ठीक है, डेरिव्ड फॉर SC कैटेगरी एज पर स्टेप 2। अब स्टेप 2 क्या है, सबसे पहले तो इनटू जो सब्जेक्ट है उस कैटेगरी में, मान लीजिए SC कैटेगरी में इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है तो SC कैटेगरी में टोटल स्लॉट कितने स्टूडेंट अपियर हुए, अब उसको डिवाइड किया जाएगा नंबर ऑफ कैंडिडेट बिलोंग टू SC कैटेगरी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे किया जाएगा, फिर इसका 6% निकाला जाएगा, देन जाके आपको उसमें डिक्लेयर किया जाएगा उतने स्टूडेंट को उस कैटेगरी से 6%। ऑल ओवर में, मतलब ऑल ओवर में अगर कोई सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री या पॉलिटिकल जो भी है, जितना स्टूडेंट है उसका 6% को ये डिक्लेयर किया जाएगा जेट, लेकिन उसमें से केवल टॉप रैंकर को और अलग अलग कैटेगरी से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट नंबर 12 नहीं दिया गया है। ठीक है, और MS वर्ड पे अगर बनाए होंगे, डेफिनेटली MS वर्ड पे ही बनता है ये सब, तो पॉइंट कहाँ से गायब हो गया भाई, हो सकता है यहाँ पे पॉइंट नंबर 12 हो। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 10। तो अब मैं शुरू से बताता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, नहीं इधर से ही जब जा रहे हैं तो पीछे से ही जाएंगे। यहाँ पे बोला गया है डिस्प्ले प्रोविजनल आंसर की चैलेंज के बारे में। तो आंसर की चैलेंज अगर आप करते हैं, जब आंसर की आएगा उस टाइम पे आपको 200 रुपीज़ लगेगा, 200 रुपया लगेगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं पॉइंट नंबर 9। तो पॉइंट नंबर 9 बोला गया है OMR पेपर के बारे में कि आपका एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन होगा, OMR पेपर पे होगा। द गाइडलाइंस फॉर OMR मोड एग्ज़ाम, तो क्या क्या गाइडलाइंस होता है, वही सब एग्ज़ाम में जो होता है। ठीक है, चीटिंग वगैरह नहीं करना है, ब्लैक पेन का प्रयोग करना है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे कंडक्ट ऑफ एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाया जाएगा वो झारखंड के ही आपके एग्ज़ाम के सिटीज़ में करवाया जाएगा, और 3 गो एग्ज़ाम सेंटर चुनना होगा, ये ऊपर में लिखा है। पॉइंट नंबर 7 हो गया। चलिए पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। तो ये एडमिट कार्ड के बारे में बताया गया है। तो एडमिट कार्ड जो है आपको JPSC का ऑफिशियल वेबसाइट से पता चल जाएगा। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो अगला आ जाता है हमारा पॉइंट नंबर 5, और पॉइंट नंबर 5 थोड़ा सा बड़ा है, जिसमें क्या बताया गया है, तो इसमें सिंपल बताया गया है कि आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है। ठीक है, तो फॉर्म फिलअप आपको ऑनलाइन करना होगा, और ये आपको प्रैक्टिकल करके ही बताना होगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे फॉर्म फिलअप में, वो चीज़ आप देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, OTR के थ्रू 1 टाइम रजिस्ट्रेशन अगर आप किए हैं तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है JPSC में। ठीक है, एंड नेक्स्ट है आपका यहाँ पे द कैंडिडेट शुड कीप द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना होगा। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है कि आपका कॉपी ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट, और यदि आप अपियरिंग है तो फिर आपको उस कंडीशन में वो फॉर्मेट देना होगा। ठीक है, अपियरिंग का। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कोई एक आइडेंटिफिकेशन टाइप दे सकते हैं, आधार कार्ड यहाँ पे लिख दिया गया है, दैट मीन्स दिस इज़ मैंडेटरी। अगला है पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनल मार्कशीट लगेगा, और
वेन एवर अगर परसेंटेज इज़ गिवन कैन बी कैलकुलेटेड, तो अगर किन्हीं का CGPM है तो उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि परसेंटेज यहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है, और परसेंटेज निकालने के वही रूल है कि सब मार्क्स को ऐड कीजिए इंटू 100, ठीक है, बाय टोटल जितना मार्क्स है उसको, मतलब स्कोर्ड मार्क्स इंटू 100 बट्टा टोटल मार्क्स। नेक्स्ट है आपका योर मेलिंग एड्रेस, आपको ईमेल आईडी लगेगा। फिर आपका देखिए यहाँ पे 3 गो एग्ज़ाम सेंटर चुनना होगा, 3 सिटीज़ चुनना होगा फॉर एग्जामिनेशन सेंटर। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कोड ऑफ जेट सब्जेक्ट, तो जेट सब्जेक्ट का, सॉरी जेट मैंने बोला, जेट सब्जेक्ट का कोड चुनना होगा एनेक्चर 2 से, जिसको अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद क्या है, तो कैटेगरी आपको बताना होगा, जनरल का तो कैटेगरी नहीं है, ST SC OBC जो भी हैं, EWS है तो EWS का सर्टिफिकेट, PW है तो PWD का सर्टिफिकेट, और नेक्स्ट है आपका यहाँ पे स्पोर्ट कोटा से है तो स्पोर्ट कोटा का देना पड़ेगा। उसके बाद इमेज वगैरह देना पड़ेगा। ठीक है, ये सब आपका फॉर्म भरते टाइम लगेगा। आगे देख लेते हैं। अच्छा, आवासीय जाति है, हाँ आवासीय जाति भी तो बोले ना, ठीक है, रिजर्वेशन तो वही हो गया ना। आगे देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 5 के बाद आता है हमारा पॉइंट नंबर 4, और पॉइंट नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखिए ये है पॉइंट नंबर 4, जो कि बोल रहा है हमारा प्रोविज़न रिलेटिंग टू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो जो शारीरिक रूप से विकलांग कैंडिडेट है मिनिमम 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए, विकलांगता होना चाहिए, वो चीज़ बताया गया है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 3 पढ़ते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 3 जो है ये रिजर्वेशन के बारे में बताता है कि रिजर्वेशन पॉलिसी जो रहेगा वह झारखंड गवर्नमेंट का लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या आपको देना पड़ेगा तो देख लीजिए एक बार। देखिए यहाँ पे बोला गया है जो लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट लगेगा, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, ठीक है, ये आप CO लेवल और SDO लेवल दोनों का दे सकते हैं। ठीक है, फॉर ऑल कैटेगरीज, और ये 2016 का जो फॉर्मेट था उसी फॉर्मेट पे। देखिए पॉइंट नंबर 3 में एक चीज़ बोला गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि अगर आपका SDO लेवल का सर्टिफिकेट है तो 2016 तक उसी फॉर्मेट में चलेगा, बट CO लेवल 2019। ठीक है, और आपका मैं बोल देता हूँ कि नया सर्टिफिकेट बना लीजिए लास्ट 1 ईयर का। फिर भी यहाँ पे ये पॉइंट मैं हाईलाइटेड कर देता हूँ, बोला गया है द लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट इशू बाय द सर्कल ऑफिसर, यानी कि जो CO लेवल से बनता है ब्लॉक लेवल से, बिफोर 19/7/2019 विल नॉट बी वैलिड। ठीक है, तो 19 जुलाई ना जून होगा, जून ना, 19 जून नहीं यार, जुलाई, 19 जुलाई 2019 तक का वैलिड होगा, मतलब लगभग 5 साल पुराना भी है तब भी आपका यहाँ पे वैलिड है, बट मैं कहूँगा नया बनवा लीजिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में फिर बताया गया है। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट ST SC सब कुछ सेम है, कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जो लोग अपना कैटेगरी से आते हैं। ठीक, फॉर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस जो OBC से आते हैं उनको एनेक्चर 2 के बारे में बताया गया है। ये सब उतना काम नहीं देता है। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। और फर्स्ट मेडल अगर कोई स्पोर्ट कोटा से हैं तो उनके लिए फिर बताया गया है। ठीक, मेनली वही है कि आपको जो है CO लेवल का 2019 के बाद का होना चाहिए, जो डेट दिया गया है 19 जुलाई 2019 इसके बाद का ही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा नया करंट बनवा लीजिए। अब चलिए हम लोग पॉइंट नंबर 2 पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, कि क्या होना चाहिए क्राइटेरिया आपको इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए। मैंने उल्टी धारा बहा दी ना तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यह है कि यहाँ पे अगर आप बैठना चाहते हैं एग्ज़ाम में तो आपका 55% होना चाहिए PG में। PG मतलब MA MCOM MSc या MS MTech MCA। ठीक है, मतलब कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का एग्जामिनेशन में आप 50% अचीव करने चाहिए फॉर द जनरल कैटेगरी, नॉट फॉर ST SC एंड OBC कैटेगरी। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए आपको 55% अंक की आवश्यकता होगी, लेकिन वहीं अगर आप ST SC या OBC हैं, झारखंड के हैं, तो आपको 50% भी अगर आपने PG में स्कोर किया है तो आपका हो जाएगा। ठीक है, 50% अगर मार्क्स भी लाएँ तो आप जेट एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, बस ओनली 50%। हाँ, अगर आप 50% मार्क्स ले आए PG में तो बैठ सकते हैं। इग्नू से किए हों चाहे रेगुलर यूनिवर्सिटी से किए हों, डजेंट मैटर। ठीक है, चलिए दूसरा, कोई अगर जो स्टूडेंट है जो अभी अपियरिंग में है तो क्या वो फॉर्म भरेगा? बिल्कुल फॉर्म भरेगा। कैंडिडेट हु आर परसुइंग देयर मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स, और कैंडिडेट हुज हैव अपीयर्ड फॉर देयर क्वालिफाइंग मास्टर्स डिग्री। ठीक है, फाइनल ईयर एग्जामिनेशन में अगर आप हैं
तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी फॉर्म भरते टाइम पता चलेगा कि फाइनल ईयर वाला केवल अप्लाई करेगा या फिर अभी लगभग सब फाइनल ईयर में ही, क्योंकि न्यू ईयर में एडमिशन बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ में हुआ है। ठीक है, चलिए। और अभी एग्ज़ाम कब होगा इसके बारे में तो कोई अता पता ही नहीं है, तो फॉर्म तो हर कोई भर दीजिए, देख लीजिएगा एक बार, अगर आपको मन है तभी भरिएगा, अदरवाइज झूठ मूठ का केवल भीड़ करने नहीं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 1 पे, जो कि है सिलेबस के बारे में। ठीक है, और डिटेल सिलेबस यहाँ पे नहीं दिया गया है। डिटेल सिलेबस कहाँ मिलेगा वो भी हम लोग जानते हैं। देखिए यहाँ पे आ जाता है हमारा क्या, जेट, तो लिखा है जेट यानी कि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसको बोलते हैं झारखंड पात्रता परीक्षा। 2006 में लास्ट टाइम हुआ था। ठीक है, कब, 2006 में, हाँ, और 8 में एग्ज़ाम हुआ था। और यहाँ पे जेट के लिए जो एग्ज़ाम रहेगा OMR पेपर बेस्ड, 300 अंक रहेगा, सॉरी 150 क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, 300 मार्क्स का। ठीक, फर्स्ट पेपर जिसमें आपका रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड कंप्यूटर एंड मैनी अदर सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, मतलब मिसलेनियस वाला सेक्शन रहेगा इसमें, विविध। ठीक, और पेपर 2 जो रहेगा आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो आप चुनते हैं PG पे, ठीक, उससे 100 क्वेश्चन और इससे 50 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे। 3 घंटा का टाइमिंग रहेगा और एक सीटिंग में आपको बैठना होगा। ठीक है, ये बीच में ऐसा नहीं कि हम आ रहे हैं थोड़ा सा बाथरूम से, थोड़ा सा आ रहे पानी पी के, ऐसा नहीं, एक बार में 3 घंटा। आप लोग दिए होंगे नेट, आपको मालूम होगा बेटर तरीके से। ठीक है, मैं भी 1 घंटा एक बार नेट का एग्ज़ाम बैठा हूँ तो मालूम है सब कुछ ना, 3 घंटा एकदम हालत ख़राब हो जाता है। चलिए, तो फॉर्म फीस 500 रुपया, जनरल वालों के लिए 575, प्लस आपको GST वगैरह जोड़ के 600 लग जाएगा। OBC वालों के लिए 300 प्लस GST मान लीजिए जोड़ जाड़ के लगभग 315 रुपया, और ST SC का लगभग 200 रुपया लगेगा, 150 लिखा है। ठीक है, तो ये है आपका फॉर्म का फीस। ठीक है, अब बोला गया है कि यहाँ पे सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस तो दे दिया है केवल शॉर्ट फॉर्म में। डिटेल सिलेबस UGC को फॉलो करना है। देखिए यहाँ पे लिखा है UGC नेट CSR, जो भी आप बैठते हैं साइंस या आर्ट्स से, ठीक है, या मैनेजमेंट से, तो आपको UGC नेट का सिलेबस को फॉलो करना है। एंड जो पेपर कोड रहेगा तो वो एनेक्चर 2 को फॉलो करना है, जो सबसे पहले हमने पढ़ा था। यहाँ पे देखिए लिखा है लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल इज नेक्स्टेड एज अपेंडिक्स 2। ठीक है, तो ये हो गया। मीडियम किस लेवल में पेपर आएगा, तो पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा ना तो पढ़ पढ़ के करना होगा, थोड़ा सा ऑफलाइन वाला और टफ लगता है यार, गोला करो, OMR पेपर भरो, गलत हुआ तो उसमें एक माथा टेंशन। ठीक है, मार्किंग स्कीम तो वही 2 नंबर मिलेगा प्रत्येक मार्क्स के लिए, और अगर आपको अटेम्प्ट नहीं करते तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग करते हैं तो आपको कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा, गलत आंसर भी करते हैं तो भी। ये था पॉइंट नंबर 2। ठीक, बाकी वही सब चीज़ें हैं, जान लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पॉइंट नंबर 1 भी जान लिए। अब बात आता है सबसे पहली बात कि भाई एग्जामुआ कब होगा ये बता दो। देखिए झारखंड में एग्ज़ाम का गारंटी कोई नहीं देगा। ठीक है, तो कब होगा कोई नहीं जानता है, हालांकि JPSC है तो उम्मीद है कि जल्द ही ले लेगा, बट कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि देखिए क्या बोलते हैं उसमें CDPO वाला रिजल्ट अभी तक होल्ड करके रखा है। ठीक है, और 2018 जो असिस्टेंट प्रोफेसर का था रिजल्ट अभी 7 साल बाद डिक्लेयर कर रहा है रिजल्ट। ठीक है, साइकोलॉजी वगैरह का अभी रिजल्ट जारी किया 2018 का। हाँ, तो एग्ज़ाम की गारंटी कोई नहीं देता, तो ऐसा नहीं कि एकदम ले लिए कोर्स उस खरीद लिए। यूट्यूब में तो बहुत आदमी कोर्स उस भी सेल करेगा। ठीक है, हज़ार रुपया में कुछ नहीं खरीदना है। UGC का जो है कोर्स उसको परचेज कीजिए। ठीक है, मैंने भी बहुत सारा देखा है, लेकिन उन लोग का पढ़ाने का मुझे आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, आप जो खुद सेल्फ स्टडी करते हैं UGC के लिए, मुझे लगता है सेल्फ स्टडी ही बेटर है, क्योंकि ओवरऑल आप में एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं तो आपको खुद उतने कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि बातों को, चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, तो जेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन खुद से करना चाहिए, सेल्फ स्टडी ही बेटर ऑप्शन होता है अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आप अपना देख लें। ठीक है, थैंक यू, बाय। पूरा का पूरा PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जोहार झारखंड। अब देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बियॉन्ड द एडवर्टाइजमेंट बताने जा रहा हूँ। ठीक है, बियॉन्ड द नोटिफिकेशन के बाहर कि इस जेट एग्ज़ाम को देने के बाद क्या आपको JRF का अमाउंट मिलेगा। PhD में तो एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन केवल और केवल झारखंड में ही यह वैलिड है। ठीक है, और JRF का अमाउंट इसमें नहीं मिलेगा। अगर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड चाहती है, देना चाहती है, तब आपको मिलेगा, अदरवाइज
कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐसा रूल नहीं है कि आप जिसमें सेट क्वालिफाई हो। सेट मतलब स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, किसी भी स्टेट का हो। तो जेपीएससी ये जो जेट है ये भी आपका एक सेट एग्ज़ाम है, ठीक है। तो सेट एग्ज़ाम में आपको कुछ भी नहीं मिलता है अमाउंट, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। एंड साथ में यूजीसी जो लोग नेट जेआरएफ क्वालिफाई हैं जो लोग जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है, तो क्या उनको एग्ज़ाम बैठना चाहिए? बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए यार, फालतू में दिमाग काहे ख़राब कर रहे हैं। जेआरएफ बहुत बड़ा चीज़ है, इसके सामने इससे बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो जेट से बड़ा चीज़ है जेआरएफ। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हैं तो फिर इसको देखना ही नहीं है, ठीक है। तो यही बात है। और जो लोग नेट क्वालिफाई हैं यूजीसी नेट, वो क्या एग्ज़ाम को दे सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय।